Now the next topic is conquest, disease and trade. America's discovery and precious metals. Okay, ये क्या है? So European sailors found a sea route to Asia and also successfully crossed the Western Ocean to America. You all know that Vasco da Gama, he was a European only, पुर्तगाली था. He came to India. उनको एक तो यूरोपियंस को एक तो सबसे पहले क्या मिल गया? एशिया मिल गया, है ना. और एशिया में भी इंडिया जैसी एक रिच कंट्री मिल गई उनको. और उनको क्या मिल गया? अमेरिका भी मिल गया, राइट. क्रिस्टोफर कोलंबस फाउंड अमेरिका. ही डिस्कवर्ड अमेरिका. Now before its discovery, America had been cut off from regular contact with the rest of the world for millions of years. अच्छा, अमेरिका की डिस्कवरी होने से पहले लोगों को पता ही नहीं था कि अमेरिका जैसी कोई कंट्री भी है. Nobody knew about it, है ना. अमेरिका को भी पता नहीं था कि ऐसे बाकी लोग एग्जिस्ट करते हैं, है ना, बाकी कॉन्टिनेंट से. और बाकी लोगों को अमेरिका के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं था कि अमेरिका कोई कंट्री भी है, ठीक है. सो व्हाट हैपेंड, यूरोप के अंदर क्या चल रहा है? गरीबी है, भूखमरी फैल रही है ना, अनएम्प्लॉयमेंट है. यूरोप बहुत अमीर कंट्रीज नहीं है, यूरोप में गरीबी है सारे देश. सो व्हेन पीपल गॉट टू नो अबाउट अमेरिका, दे गॉट एक्साइटेड दैट ओ वाओ, दे डिस्कवर्ड अ लैंड दैट कि अच्छा अमेरिका तो क्या है, इट्स अ गुड प्लेस टू लिव इन. खाली भी है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है, तो क्या करो, अमेरिका में जाकर सेटल हो जाओ. और फिर यू नो कि कभी कोई चीज़ एक पता चल जाती है ना, तो लोग क्या करते हैं, उसको एक चाइनीज़ विस्पर बना देते हैं. मतलब कि एक बात तो है बिल्कुल छोटी सी, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें अपना अपना ऐड ऑन करते जाते हैं बेमतलब में, तो वो क्या बन जाता है, बात तो कुछ और होती है लेकिन वो बन कुछ और जाता है, चाइनीज़ विस्पर. तो ऐसे ही लोगों ने अमेरिका के बारे में बहुत सारी कहानियाँ बनानी शुरू कर दी. सो लेजेंड्स स्प्रेड इन 17th century यूरोप अबाउट साउथ अफ्रीका, अमेरिकाज फेबल्ड वेल्थ. ओके, मतलब लोगों ने बहुत सारी बातें बतानी शुरू कर दी कि भाई अमेरिका तो बहुत अमीर है, वहाँ पे तो गोल्ड की सिटीज़ है, माइंस हैं, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी थिंग्स. सो मैनी एक्सपेडिशंस सेट ऑफ इन सर्च ऑफ एल डोराडो. दिस इज इम्पॉर्टेंट. एल डोराडो ये क्या था? द सिटी ऑफ, द फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड. लोगों को लगा कि अमेरिका में तो एक ऐसी सिटी है जो कि गोल्ड से ही बनी हुई है और उसका नाम क्या है? एल डोराडो. तो ये क्या था? चाइनीज़ विस्पर, जो कुछ था नहीं, लेकिन लोगों ने ऐसी कहानियाँ बना के अमेरिका के लिए फैलानी शुरू कर दी. ओके, नाउ अब यूरोप के अंदर क्या है? गरीबी, भूखमरी, अनएम्प्लॉयमेंट, पैसा नहीं है, है ना, बिल्कुल भी. तो यूरोपियंस का मकसद क्या था? दे वॉन्टेड टू रूल द वर्ल्ड बाय कैप्चरिंग द वर्ल्ड. अब कैप्चर कैसे करना था? बाय मेकिंग द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज देयर कॉलोनीज, द वे दे डिड टू इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, यू नो, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मैनी अदर कंट्रीज. इवन अमेरिका वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन अर्लियर, है ना. तो अब इन लोगों को क्या लगा कि अब इतना आसान तो नहीं है अमेरिका को जीतना, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे मशीन गन्स वगैरह नहीं है, और अगर है भी तो फिर उनको यूज़ करने में खर्चा बहुत होता है ना. तो ऐसा कोई तरीका निकालो जिसमें क्या हो, खर्चा भी नहीं हो. ओके, let's see, let's read. The Portuguese and Spanish conquest and colonization of America was decisively underway by the mid-16th century. Okay. The most powerful weapon of the Spanish conquerors was the germs, such as those of smallpox that they carried on their person. Now these Europeans children, I always told you, they were very cunning people, है ना. और you know, सिर्फ they were very selfish, खुद का ही फ़ायदा सोचते थे. तो इनको क्या लगा कि अमेरिका में जाओ, अब उनकी पॉपुलेशन को कैसे ख़त्म करें, क्योंकि हमें वहाँ पर सेटल होना है ना, वहाँ की वेल्थ सारी हड़पनी है. तो इनको लगा कि अमेरिका के लोगों को मार दो. अब कैसे मारेंगे? मशीन गन्स नहीं है, वेपन्स नहीं है. तो क्या किया इन्होंने एक बायोलॉजिकल वेपन निकाला. स्मॉल पॉक्स वॉज अ डिजीज. ओके, सो सम स्पेनिश पीपल, ठीक है, वो अपने साथ उस डिजीज़ को वहाँ पर लेकर गए, वहाँ लोगों के साथ रहे और इस डिजीज़ को सब लोगों में फैला दिया. अब स्मॉल पॉक्स के जो है ना एंटीबॉडीज़ थी, वो तो ऑलरेडी स्पेन के लोगों में बनी हुई थी, राइट. जैसे हमारे यहाँ जो बीमारियाँ होती हैं उनकी एंटीबॉडीज़ हमारे अंदर बनी हुई है ना. जैसे अभी लोग क्या बोल रहे हैं, कोविड की एंटीबॉडीज़ हमारे अंदर बन गई, क्योंकि जिनको एक बार कोविड हो गया वो क्या बोलते हैं, अब हमें नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ उसकी बन चुकी हैं. तो इसी तरीके से स्पेनिश जो लोग थे उनमें तो बनी हुई थी. बट फॉर अमेरिकन्स इट वॉज अ न्यू डिजीज़. दे वर नॉट रेडी फॉर इट, देयर बॉडीज़ वर नॉट रेडी फॉर इट, और उनको कोई वैक्सीनेशन, कोई मेडिसिन भी तब तक उनके पास नहीं थी, राइट. सो ड्यू टू देयर लॉन्ग आइसोलेशन, बिकॉज अभी तक अमेरिका के बारे में किसी को पता भी नहीं था, सो अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट दीज डिजीजेज दैट केम फ्रॉम यूरोप.
स्मॉल पॉक्स इन पर्टिकुलर प्रूव टू बी अ फैटल. सो इस स्मॉल पॉक्स ने अमेरिका की बहुत सारी जो पॉपुलेशन थी उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया. बहुत मेनी पीपल डाइड. ओके, नाउ एज इट इज आई टोल्ड यू, problems in Europe were until the 19th century there was, you know, poverty, there was hunger, there was, you know, it was very very common, unemployment was very very common, cities were crowded and deadly diseases were widespread. लोग गांव से शहरों में क्या किस लिए आए, काम की तलाश में आए. सो cities were crowded and deadly diseases were widespread. dead अच्छा, इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी टाइम शुरू हो गया है, तो लोग गाँव को छोड़कर कहाँ आ गए, शहर में आ गए. तो शहर में जब रहने की जगह नहीं मिलेगी, सैनिटाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, तो क्या होगा, डिजीजेस भी बहुत सारी होगी, है ना. सो दीज वर द प्रॉब्लम्स इन यूरोप. नाउ लेट अस read about India and China. What was the position of India and China till the 18th century? So in the 18th century, India and China were among the world's richest countries. So इंडिया और चाइना का, चिल्ड्रन यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो द शेयर ऑफ इंडिया एंड चाइना इन द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम यूज्ड टू बी अराउंड 50.5%, रादर मोर देन दैट, इससे भी ज़्यादा. ये तो 15th सेंचुरी तक का आई एम टेलिंग यू. उसके बाद जीडीपी और इंक्रीज हुई थी. तो इंडिया और चाइना उन दोनों ने अकेले मिलके वर्ल्ड की इकोनॉमी पे 50% से ज़्यादा कब्जा किया हुआ था. सो इंडिया एंड चाइना दे वर बोथ वेरी वेरी रिच नेशंस. ठीक है, They were also pre-eminent in Asian trade. और एशिया के ट्रेड में भी सबसे आगे ये दो ही कंट्रीज थे, राइट. ट्रेड ज़्यादा होगा तभी तो जीडीपी इंप्रूव होगी ना, तभी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा. However, from the 15th century, China is said to have restricted overseas contacts and retreated into isolation. लेकिन 15th century के तक आते आते चाइना जो है उसने खुद को क्या कर लिया था, इस ट्रेड से थोड़ा ट्रेड कम कर दिया, थोड़ा कट ऑफ कर दिया था, थोड़ा वो आइसोलेट हो गया था चाइना इनसे. ठीक है. Now China's reduced role and the rising importance of America gradually moved the center of world trade westwards. Now, this time, you know, proved to be a little game changer. अब चाइना ने खुद को आइसोलेट कर लिया, अमेरिका की भी डिस्कवरी हो गई है, तो अब क्या होगा, ये जो ट्रेड का जो सेंटर होगा ना, अब वो वेस्ट की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन होगा. नाउ वी विल सी हाउ. अब कौन बनेगा ट्रेड सेंटर, यूरोप. यूरोप नाउ इमर्ज्ड एज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड. अब यूरोप ने क्या कर लिया है, 19th सेंचुरी तक आते आते बहुत सारे देशों को अपनी कॉलोनी बना लिया है और वहाँ से अपनी सारी जो वेल्थ थी वो ड्रेन करके ले गया है, अपने यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगा दी है, राइट. खुद के उन्होंने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट्स बढ़ा दिए हैं, राइट. तो अब यूरोप क्या बनेगा, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड 19th सेंचुरी तक आते आते. ओके, सो नाउ इन 19th सेंचुरी व्हाट विल हैपन, 19th सेंचुरी विल बी सीइंग फ्रॉम 1815 टू 1914 वाला जो टाइम होगा, दैट विल बी फॉलिंग अंडर 19th सेंचुरी. आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, सेंचुरीज हमेशा आगे चलती हैं. अगर आई विल टीच यू, अगर मैंने आपको पढ़ाया लेट्स से 1857, तो इसको हम किस में काउंट करेंगे, 19th सेंचुरी में, राइट. क्योंकि सेंचुरी हमेशा क्या चलती है, आगे चलती है. ओके, सो इन 19th सेंचुरी व्हाट हैपेंड, देयर वर मेनी इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, cultural and technological factors interacted in complex ways to transform societies and reshape external relations. So अब 19th century के अंदर बहुत सारे economic, political, social, cultural और technological change आए. जैसे for example the industrial revolution. Industrial revolution has changed the social life completely, right? Industries लग गई हैं, लोग गाँव से कहाँ आ गए हैं, urban areas में, people move to cities in the search of work, right? इकोनॉमी चेंज हो गई है क्योंकि यूरोप में पहले क्या थी, पॉवर्टी थी. नाउ यूरोप हैज़ मेड डिफरेंट कॉलोनीज, राइट, लाइक इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, मलेशिया एक्सेट्रा. तो अब उनकी इकोनॉमी क्या हो रही है, यहाँ से पैसा लेकर जा रहे हैं तो इकोनॉमी उनकी इम्प्रूव हो रही है. पॉलिटी, दे हैव मेड डिफरेंट कंट्रीज देयर कॉलोनी, तो पॉलिटिकली चेंज आ रहा है. कल्चर्स एक्सचेंज हो रहे हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स इंडिया में आ रहे हैं, वो यहाँ आके मैरिज कर रहे हैं, यहाँ की लड़कियाँ उनसे मैरिज कर रही हैं, तो कल्चर एक्सचेंज भी हो रहा है, कल्चर भी चेंज हो रहा है. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा है तो टेक्नोलॉजी भी आ रही है, मशीन से काम हो रहा है, राइट. सो इट हैज़ चेंज्ड द सोसाइटीज एंड इट हैज़ रीशेप्ड द external relations. How? So let us see, understand it with this diagram, as as it is I have already told you, but let us see flows within international economic exchanges. The flow of trade in goods such as grain and cloth. अब ट्रेड हो रहा है, राइट. ग्रेन्स ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट.
बाकी कंट्रीज क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, राइट। और ब्रिटेन भी इम्पोर्ट कर ही रहा है कुछ हद तक। क्लोथ, ब्रिटेन क्या कर रहा है, इंडिया से रॉ मटेरियल अपने वहाँ लेकर जा रहा है और वहाँ से फिनिश्ड गुड्स बनाकर इंडिया में क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। रॉ मटेरियल तो क्या होता है, हमेशा सस्ता होता है। फिनिश्ड गुड्स आर ऑलवेज एक्सपेंसिव। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू बाय लेट्स से दिस ब्लेजर, राइट। अगर मैं इसका सिर्फ क्लॉथ लूंगी तो सस्ता मिलेगा ना, लेकिन अगर मैं सिलाया मतलब खरीदूंगी तो मुझे महंगा मिलेगा, राइट। सो रॉ मटेरियल तो सस्ता होता है। एंड ऑल्सो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनी बना रखा था, तो इंडियंस वर बाउंड टू सेल रॉ मटेरियल टू ब्रिटिशर्स ओनली। तो ब्रिटिशर्स तो बहुत औने पौने दामों पर ही खरीद लिया करते थे ना इनसे रॉ मटेरियल, है ना। तो ब्रिटेन ने क्या किया, खुद के वहाँ पर इंडस्ट्री लगाई खुद के डेवलपमेंट के लिए, और हमारे यहाँ पर कॉटन क्लोथ्स स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो ये तो फ्लो ऑफ ट्रेड हो रहा है, राइट। देन फ्लो ऑफ लेबर, माइग्रेशन ऑफ पीपल टू न्यू एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क। बहुत सारे लोग काम की तलाश में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भी जा रहे थे, राइट। सो फ्लो ऑफ लेबर भी हो रहा था। द मूवमेंट ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल फॉर अ शॉर्ट एंड लॉन्ग पीरियड इन फार ऑफ एरियाज। जब ज़्यादा मनी आती है तो क्या करते हैं लोग, इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो इन्वेस्टमेंट भी हो रहा था कैपिटल का इन डिफरेंट एरिया। जैसे ब्रिटेन क्या कर रहा था, अपने यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगा रहा था, रेलवेज इंस्टॉल कर रहा था, तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट ही है ना। ओके, नाउ अब इससे क्या हुआ, द वर्ल्ड इकोनॉमी चेंज्ड, राइट। सो अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप इन द 19th century. हाउ? So due to increase in population from the late 18th century, the demand for food grains in Britain had increased. ठीक है, अब ब्रिटेन के अंदर क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। सो जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, व्हेन द पॉपुलेशन इज़ हायर, ठीक है, तो उससे फूड की डिमांड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बिकॉज इफ़ देर आर मैनी पीपल तो फूड की डिमांड ज़्यादा होगी ना, राइट। So the population in Britain increased in the late 18th century. So the demand for food grain also increased. Since there was pressure from landed groups, the government also restricted the import of corn. अच्छा, तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ पे एक तो फूड की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब क्या हो रहा है, ब्रिटेन क्या कर रहा है, फूड की डिमांड ज़्यादा है तो ब्रिटेन इज़ एक्सपोर्टिंग, मतलब इम्पोर्टिंग। ब्रिटेन क्या कर रहा है, इम्पोर्ट कर रहा है फूड बहुत सारा बाहर से। अब जो फूड बाहर से आ रहा है वो महंगा है, राइट। सो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उस इम्पोर्ट पे बैन लगा दिया। द लॉज अलाउइंग टू गवर्नमेंट टू डू दिस वर कॉमनली नोन एज द कॉर्न लॉज। गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड दी कॉर्न लॉज, ठीक है, और इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न को क्या कर दिया, बैन कर दिया। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ वाज the laws allowing the government, the British government or United Kingdom, to restrict the import of corn were commonly known as the corn laws, right. So उन्होंने क्या कर दिया, import of corn was banned and this was known as the corn law. You can see in the image.